नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में पाठ 3 प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म भाग 2। इसके पहले हम लोग भाग 1 पढ़े थे। इसके अंदर जो है कि हम लोग हवा के गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम इस वीडियो में जो है कि पानी का गुणधर्म क्या होता है, पानी के माध्यम से और भी बहुत सारी जो है कि चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि पानी जो होता है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, अर्थात द्रव, ठोस और गैस। ये तीनों अवस्थाओं में जो है कि पानी जो है कि हमको दिखाई पड़ता है। जब भूपृष्ठ के ऊपर आप लोग देखे होंगे बहुधा जो है कि आपको द्रव अवस्था में दिखाई देता है। इसके अलावा ध्रुवीय प्रदेशों में आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे जो पानी है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा आप वायुमंडल में देखे होंगे, वहाँ पर जो है कि हमको गैसीय अवस्था में पानी दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार जो है कि 3 अवस्थाएं होती है उसकी, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा पानी आपको मालूम होगा कि प्रवाहमान होता है। पानी को अगर मालूम है जमीन पे गिरा देते हैं तो वो बहने लगता है, मतलब उसमें प्रवाहिता का गुणधर्म पाया जाता है। इस तरह से पानी में और बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको दिया है कि सामान्य तापमान पर पानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। पानी एक प्रवाहमान पदार्थ है। पानी का अपना आकार नहीं परंतु आयतन होता है। सूक्ष्म छिद्र से या अति सूक्ष्म दरार से भी वह रिश्ता है। पानी को आप लोगों ने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि पानी जो है कि प्रवाही पदार्थ है और पानी का कोई निश्चित आकार आयतन नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे कि ग्लास में ले लीजिए तो ग्लास के आकार का जो है कि अपना आकार प्राप्त कर लेता है आकार का जो है कि। इसके अलावा लोटे में ले लीजिए तो लोटे के आकार का जो है उसका बन जाता है। जमीन में गिरा दीजिए तो फैल जाता है पूरा। तो मतलब उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है, जिसमें मतलब कि जिस पदार्थ के अंदर आप पानी ले रहे हैं, जिस वस्तु में आप पानी ले रहे हैं, उस वस्तु के आकार का जो है वो ग्रहण कर लेता है, मतलब उसका एक निश्चित आयतन होता है। इसके अलावा अगर आपको मालूम है देखना है तो आप देखिए एक बाटल ले लीजिए, उस बाटल के अंदर पानी लीजिए, आधा बाटल जो है कि पानी ले लीजिए और उसको जो है कि एक निश्चित उसका एक निशान बना लीजिए। निशान बनाने के बाद उस बाटल को फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर में रखने के बाद अगले दिन अगर आप उसको देखते हैं तो वह पानी जो है कि आप देखे होंगे उस पानी का जहां पे निशान बनाए थे उससे जो है कि उसका लेवल बढ़ जाता है। मतलब वह जब मालूम है उसका लेवल बढ़ता है, अर्थात वह पानी जो है कि बर्फ में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात पानी का जब बर्फ में रूपांतरण होता है तब उसका आयतन अर्थात उसका आकार क्या होता है उसमें वो बढ़ जाता है। आप देखे होंगे कि पानी मालूम है अगर थोड़ा सा होता है तो बर्फ जो है कि वहां पे आप देखिए जब बनेगी तो उसका जो है कि आकार क्या होता है बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप उसको जो है कि घर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि पदार्थ के आयतन तथा द्रव्यमान में क्या संबंध है। पदार्थ का आयतन और उसके द्रव्यमान में क्या संबंध है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को आयतन कहते हैं। आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मालूम है कोई वस्तु कोई जगह को अगर घेर लेता है तो जितनी जगह वो घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। तो वैसे आप ग्लास के अंदर जब पानी को डालते हैं तो वह पानी जो है उस ग्लास का पूरा आकार को ग्रहण कर लेता है। वो ग्लास का जिस प्रकार का उसका आकार है वैसा वो ग्रहण कर लेता है और फिर उसके अंदर जो है कि दूसरी चीज समाहित नहीं हो सकती, मतलब उस जगह को पानी ने घेर लिया है और यही क्या है उसका आयतन है। इसके अलावा आपको मालूम होगा किसी पदार्थ में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान अर्थात आपको मालूम होगा कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह उसके उस वस्तु में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा होती है। अभी आपको मालूम होगा किसी भी चीज को ले लीजिए, चाहे 1 किलो गेहूं, चाहे 1 किलो जो ये चावल ले लीजिए। अब 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मतलब क्या, उसके अंदर 1 किलो का जो द्रव्यमान है अर्थात उसकी जो द्रव्य की मात्रा है वही उसका क्या है द्रव्यमान है। तो किसी भी वस्तु में जो द्रव्य की मात्रा होती है वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। इसके साथ इसका सूत्र आप देखेंगे
कि घनत्व जो होता है, घनत्व का जो सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात द्रव्यमान को ग्राम में तथा आयतन को घन सेमी में मापते हैं। यह जो है कि पानी का घनत्व निकालने का जो सूत्र है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पानी का असंगत व्यवहार क्या होता है। पानी का असंगत व्यवहार के बारे में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को मालूम होगा, ये बहुत मुख्य पॉइंट है कि असंगत व्यवहार जो होता है, आपको मालूम होगा कि मोस्टली जब पानी मालूम है द्रव से उस अवस्था में रूपांतरित होता है तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होता है, कम होता है। और जिसके कारण वह जैसे जैसे मालूम है वह ठोस रूप में रूपांतरित होगा, उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे जो है पानी का जो घनत्व और द्रव्यमान उसका आयतन जो होता है वो कम होने लगता है। देखते हैं हम लोग किस प्रकार होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि पानी के घनत्व की एक विशेषता है, सामान्य तापमान का पानी ठंडा होने पर उसका घनत्व सामान्य द्रवों की अपेक्षा बढ़ता है, परंतु पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर पानी का घनत्व कम होने लगता है। अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी का तापमान कम होने पर उसका घनत्व कम होकर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। अतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान जाने पर पानी में प्रसरण होता है, इसे ही जल का असंगत व्यवहार कहते हैं। अर्थात उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर जब पानी रहता है तो उसका घनत्व क्या होता है, कम होने लगता है। और ऐसे कंडीशन में आपको मालूम होगा कि ऊपरी सतह पर जो है कि बर्फ की लेयर जमा होती है और नीचे सतह पर जो है कि पानी जमा होता है, इसी को पानी का असंगत व्यवहार कहते हैं। आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों कि शीत ऋतु में जहाँ पे ठंडे वाले प्रदेश होते हैं, जहाँ पे बर्फ जमी होती है, वहां पर भी जलचर जीवित रहते हैं। वहां पे जलचर जीवित होने का कारण यही है कि वहां के पानी का असंगत व्यवहार, ऊपर जो है कि बर्फ जमी रहती है और नीचे जो है कि पानी रहता है, और जिसके कारण उस पानी में नीचे जलचर जीवित रहते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में इस प्रकार जो है कि वहां पे जो है कि जलचर पाए जाते हैं। अर्थात ठंडे जो प्रदेश होते हैं, पानी के असंगत व्यवहार के कारण ही वहां पे जो है कि मछलियां या और भी जो जलचर है वो क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। यह पानी का असंगत व्यवहार है। आपको यहाँ पे लिए प्रश्न पूछा गया है कि अत्यधिक ठंड प्रदेशों में नदी तालाब जमने पर भी जलचर जीवित कैसे रहते हैं। आपको मालूम होगा, मैंने बताया कि पानी के असंगत व्यवहार के कारण, पानी का असंगत व्यवहार जहाँ पे होता है वहां पे आप देखेंगे तो ऊपर जो है कि बर्फ की लेयर अर्थात उसमें जो है कि उसका घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन जो नीचे का जो पानी है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है और पानी की अवस्था में होता है और ऊपर जो है कि बर्फ की लेयर जमी होती है और इसी कारण जो है कि वहां पे जलचर क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। इसके अलावा आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि 2 ग्लास ले लीजिए। एक ग्लास में आप जो है कि सादा पानी ले लीजिए, मोस्टली जो हम लोग पीते हैं उस पानी को ले लीजिए और लेने के बाद उसमें जो है कि एक आलू उसको डालिए। आप जैसे ही उसके अंदर आलू को डालते हैं वो आलू क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन अब एक दूसरा ग्लास लीजिए और उसमें उतना ही पानी लीजिए और उसमें थोड़ा नमक मिलाइए और जैसे ही मालूम उसके अंदर आप नमक मिलाते हैं तो उसके अंदर जो है कि जब आलू उसके अंदर डालते हैं तो वो आलू तैरने लगता है। वो आलू क्यों तैरता है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जिस पानी में था, जो साधारण पानी था, उसका घनत्व नमकीन पानी की अपेक्षा कम था और जब उसका घनत्व कम था इसीलिए उसके अंदर आलू क्या हो गया, डूब गया। लेकिन इसकी अपेक्षा अगर मालूम है जिसमें आप लोगों ने नमकीन पानी डाला है अर्थात नमक मिलाए हैं, उस पानी का घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया और बढ़ने से उसके अंदर जो आलू डालते हैं आप लोग, वो आलू क्या होता है, तैरने लगता है। और यही कारण है कि समुद्र में तैरने की अपेक्षा साधारण पानी में तैरना कठिन होता है। अर्थात जो मीठा पानी होता है उसमें जो है कि डूबने की कंडीशन ज्यादा होती है, लेकिन जो समुद्री पानी होता है उसमें जो है कि डूबने की कंडीशन बहुत कम होती है। यही कारण है क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे लवण मिले होते हैं और उस लवण के कारण क्या होता है, उस पानी का घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन जो मीठा पानी होता है, नदी तालाब के अंदर पानी, उसमें लवण की मात्रा बहुत कम होती है और वह पानी क्या होता है, सादा होता है अर्थात उसका घनत्व कम होता है और इसीलिए वह पानी में जो है कि हम लोग आसानी से नहीं तैर सकते, लेकिन समुद्री पानी में हम आसानी से तैर सकते हैं। तो ये पानी का
जो है कि घनत्व है। और इसके अलावा आपको कुछ यहाँ पे चीजें दिया गया है, जैसे आप देखिए कि पानी में नमक के कण घुलते समय फैलते हैं, धीरे धीरे वे कण अधिक छोटे होते जाते हैं, अंत में दिखाई नहीं देते। इसका मतलब वे पूर्ण रूप से पानी में मिश्रित होते हैं, इसे ही घुलना कहते हैं। आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों कि पानी के अंदर जैसे आप नमक के टुकड़े डालते हैं, वह नमक के टुकड़े धीरे धीरे उसके कण जो है कि एकदम महीन कणों में विभाजित हो जाते हैं, अर्थात और कुछ समय के बाद आप देखेंगे वह कण जो है पूरी तरह से वह पानी में मिश्रित हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, घुलना। अब घुलने में जो है कि 3 कंडीशन होती है। पहला आपको दिया गया है विलेय। विलेय क्या होता है, जो पदार्थ घुलता है, जैसे नमक, जो पदार्थ पानी के अंदर जो घुल रहा है, जिसको हम घुला रहे हैं, वह पदार्थ क्या होता है, विलेय होता है, जैसे नमक। दूसरा आपको दिया है विलायक। जिस पदार्थ में विलेय घुलता है, जैसे पानी, जिस पदार्थ में आप नमक को डाले हैं घुलने के लिए, वो जो पदार्थ है वो क्या है, विलायक है, अर्थात पानी। पानी में हम लोग नमक को डालते हैं तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। और लास्ट आपको दिया गया है विलयन। जब विलेय और विलायक दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से जो है कि मिश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, तब वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। इस प्रकार विलेय, विलायक और विलयन, ये तीनों प्रक्रियाएं जो है कि इसके अंदर पाई जाती है। अर्थात जो पदार्थ हम लोग इसके अंदर मिलाते हैं वह विलेय होता है, जिसमें विलेय को मिलाते हैं वो विलायक होता है। जब विलेय और विलायक एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं, तब वह क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने जितनी चीजें देखी हैं, इसको अच्छी तरह से जो है इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं उस प्रश्नों का उत्तर शुक्रवार और शनिवार को अपने वीडियो में अर्थात अपने ग्रुप में इसको भेजिए, जिससे पता चले कि कौन बच्चा गृह कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको गृह कार्य दिया गया है। जैसे पहला आपको दिया है, पानी का असंगत व्यवहार किसे कहते हैं, पानी का असंगत व्यवहार किसे कहते हैं। दूसरा है विलेय, विलायक और विलयन किसे कहते हैं। जो तीनों चीजों की परिभाषाएं आपको लिखकर अच्छी तरह से आपको याद करना है और शुक्रवार और शनिवार को वीडियो में भेजना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।